ओके सर। देखो बेटा, हमारा है एग्जांपल 9.5। द वेलोसिटी ऑफ ये बेटा एनसीईआरटी एग्जांपल 9.5 है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मास है 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द फिगर। देखो आप फिगर देखो, वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का, बताओ। फोर्स इक्वल टू एम एम वी एम माइनस ए। एम ए, और ए निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी वो हमें गिवन है 10, और इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी है वो आपको गिवन है 20 अपॉन में टाइम हो जाएगा। देखो जीरो से लेके यहां से लेके 10 तक, 10, तो आंसर बन गया -10/10। तो आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें आगे और क्या निकालना है? हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द टेबल, वो तो फोर्स निकालना है। फोर्स हो जाएगा रिटार्डिंग फोर्स। मास गिवन है 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय 1000। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है बेटा। -1, एक जीरो से एक जीरो चले गया। अब ये आप करोगे, 20 ग्राम था, ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया बेटा मैंने, तो ये बन जाएगा -2 -0.02, 0.02 न्यूटन्स। तो आंसर आ गया ये। ठीक है, कोई डाउट? ये समझ में आ गया? इनिशियल वेलोसिटी 20 दी है और फाइनल वेलोसिटी 0 ली है। ये गलत कर गया एक सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी वी मैंने यूज 0 आएगी बेटा। फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी क्योंकि फोर्स ऊपर से नीचे आ चुकी है, ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे आ गई है। तो ये आ जाएगा 10, 10 -10 +10 आ जाएगा, +1 आ जाएगा ये। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। एक सेकंड में दोबारा करवाता हूँ, मुझे गलत हो गया। ये देखो, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, टाइम टेकन 10 था। टाइम टेकन आपका 10 है। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स आपका हो जाएगा मास, मास है 20/दिस, एक्सलरेशन है -2। एक्सलेशन कितनी है? -2। तो ये हो जाएगा बेटा 0.02 की बजाय हो जाएगा 0.04, 0.04। ओके, दिस इज आंसर। ओके सर। ये आपके कोर्स में नहीं है बेटा, ये एग्जाम्पल 9.7 न्यू बुक्स में होगा भी नहीं है अभी, न्यू बुक्स में होगा भी नहीं। तो आप बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ इसके बाद सीधा। बैक एक्सरसाइज पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल? एक ऑब्जेक्ट है जो जीरो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है? इफ यस स्टेट द कंडीशन, और वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है। तो ऐसा अगर पॉसिबल है, हमें कंडीशन बतानी है कि ये कंडीशन कब पॉसिबल होती है, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड भी ना हो रहा हो और वो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव भी कर रहा हो। क्या आप बताओ मुझे, क्या ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल होगी कि जब उसके ऊपर कोई फोर्स भी ना लग रहा हो और वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा हो? पॉसिबल है बेटा? बताओ। नो सर। नो। बट मैं कहता हूं बेटा, देखो इसमें आंसर आपका ऐसा आएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, आप एक काम करो, इसको ना लिख लो, यू हैव अ कॉपी एंड पेंसिल? यस सर। ओके, राइट इट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस a net zero force then according to second law of motion, second law of motion, its acceleration is zero, क्योंकि वो बंदा कोई फोर्स नहीं लग रहा, its acceleration is zero।
ठीक है. If the object was, if the object was initially in a state of motion, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, in a state of motion, then according to first law, then according to फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहेगी और जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू to move in the same direction with same speed. In the same direction with same speed. ओके. अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी मोशन में ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से. तो इससे क्या पता चला, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट में बी ट्रेवलिंग, मे बी ट्रेवलिंग. ये आपका रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, आप चाहो तो बाद में भी कॉपी कर ही लेना, मैंने पूरा लिख दिया है. ठीक है. ऑब्जेक्ट में बी ट्रेवलिंग विद नॉन Okay, जीरो sir. वेलोसिटी. Non-zero velocity, but the magnitude of velocity of velocity, magnitude of velocity remain unchanged, या remain constant लिख सकते हो, velocity remain constant. ठीक है. तो इससे ये पता चला जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई फोर्स ना भी लगे तब भी वो क्या होगा, वो किस में रहेगा, वो मोशन में ही रहेगा. तो हमें यही बोला गया था कि नॉन जीरो वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कोई फोर्स नहीं लगा तो ये पॉसिबल है कि वो पहले से ही नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो वो भी नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करता रहेगा विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी. ओके बेटा, समझ में आ गया. Yes, नेक्स्ट sir. देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखो, मैं टाइप ही कर देता हूँ, लिखना मुश्किल होता है मेरे लिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लिख सकते हो, रीड करते हैं हम. व्हेन अ कारपेट इज बीटन, जब कारपेट को हम बीट करते हैं, जब हम कारपेट को बीट करते हैं तो विद अ स्टिक द डस्ट कम आउट ऑफ इट, डस्ट जो होती है बाहर आ जाती है. तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, इनिशियली द कारपेट वाज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है ना. पहले तो कारपेट क्या है, रेस्ट है. अब ऑन बीटिंग क्या होगा, विद अ स्टिक the carpet come in a state of motion. With a stick the carpet comes in a state
ऑफ मोशन, कम इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जैसे हम उसको पीटना स्टार्ट करेंगे, स्टिक से मारना स्टार्ट करेंगे, जो कारपेट है वो मोशन में आ जाएगा। बट डस्ट प्रेजेंट, but dust present in it tends to remain in rest, tends to remain in rest due to inertia of rest. मतलब कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके अंदर क्या है, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो चाहते हैं कि हम रेस्ट पे रहें, क्योंकि उनका मोशन, उनका इनर्शिया क्या है, रेस्ट का। Hence the dust come out of the carpet and falls behind. Hence the dust comes out of the carpet and falls behind. ठीक है बेटा, ये आंसर अब आप कॉपी कर लेना। क्लियर बच्चे? ओके सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा। व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस? हमें क्यों बोला जाता है कि कोई लगेज पड़ा हुआ है तो हमें उसको रूफ ऑफ अ बस पे टाई कर लेना चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि बस जो होगी वो मोशन में आ जाएगी, जैसे ही वो स्टार्ट होगी, एक्सेलरेट होगी, जो लगेज है वो क्या करेगा, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बट उसको एक बैकवर्ड पुश मिलेगा और वो आगे की तरफ गिर जाएगा फ्रॉम द बस। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है टू टाई द लगेज ऑन द बस या कार, जिसके ऊपर भी आप रख रहे हो। तो इसका मैं लिखवा देता हूं आपको। इफ द लगेज is kept on the roof untied, मतलब हमने उसको टाई नहीं किया है, then as soon as bus starts, यहां हमें लिखना चाहिए बस एक्सीलरेट्स, बस एक्सीलरेट, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद बस एक्सीलरेट करती है, द बस, as soon as the bus accelerate, the luggage क्या करेगा, विल ट्राई टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, वो अपनी रेस्ट पोजीशन करना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर द लगेज experience a backward push, and may fall from the bus, ठीक है, उसको बैकवर्ड पुश मिलेगा और वो बस से ऊपर से नीचे गिर सकता है, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो बेटा, यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A batsman hits a cricket ball, which then rolls on a level ground. After covering the short distance, the ball come to rest. The ball slows to stop because ball क्यों slow हुई और क्यों stop हुई? इसका आंसर होगा सी पार्ट, इसका आंसर होगा सी पार्ट। कारण क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, एक फोर्स होगा
जो उस बॉल को अपोज कर रहा है, वो फोर्स जो है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्थ वाले का आंसर आएगा सी पार्ट। नेक्स्ट आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया एक ट्रक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कोई भी चीज जो रेस्ट से स्टार्ट होती है बेटा, उसका क्या जीरो हो जाता है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर्स और टाइम गिवन है बेटा 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट मास इज 7 मेट्रिक टन। 1 टन 1000 केजी के इक्वल होता है। तो मास हो गया 7 केजी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, टाइम आपका गिवन है 20 का स्क्वायर और डिस्टेंस आपको गिवन था 400। ये बन जाएगा 400, तो ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है ना? तो ये आपकी एक्सेलरेशन 400 से 400 कट गया इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो फाइनल एक्सेलरेशन जो आपकी आ गई बेटा वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो सब कुछ 0 हो गया। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 7000 इंटू 2, द आंसर इज 14,000 न्यूटन्स। तो आंसर कितना आ गया? 14,000 न्यूटन। ठीक है बेटा, कुछ डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टोन ऑफ 1 केजी, मास हमें गिवन है स्टोन का 1 केजी। जो जो गिवन हो सबसे पहले लिखते जाया करो, अपना फॉर्मूला बन जाता है। थ्रोन विद अ वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन लेक एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब v इक्वल टू 0, रेस्ट पे आ गया। ट्रेवलिंग s इक्वल टू 50 मीटर्स। What is the force of friction between the stone and ice? Force of friction हमें निकालना है बेटा। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा हमारा? v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमें a निकालना पड़ेगा ना फोर्स के लिए। v हो गया 0, u हो गया 20 का स्क्वायर 400, 2a निकाल दिया, डिस्टेंस हो गया 50 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चे? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आया है क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है ये। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है, देखो कितना गिवन था 1 केजी और एक्सेलरेशन आया -4, तो आंसर हो गया -4 न्यूटन। और नेगेटिव साइन लिख देंगे अपोजिंग फोर्स। यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं नेगेटिव साइन जब भी आ जाए, अपोजिंग फोर्स या फिर रिटार्डिंग फोर्स, जो मर्जी लिख सकते हो आप, अपोजिंग फोर्स या फिर रिटार्डिंग फोर्स। ओके, चलो नेक्स्ट ओके देखते हैं। सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा 8000 kg इंजन पुल्स 5 वैगन्स। तो जो इंजन है उसका मास तो हो गया 8000 और एक वैगन का मास हो गया 2 kg। मास ऑफ वैगन m1 मार्क कर देता हूं, 2000 kg। 5 वैगन्स हैं तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ये। along a horizontal track if the engine exerts a force of, फोर्स गिवन है सर 40,000। क्वेश्चन क्या सर बेटा? क्वेश्चन 7 शो नहीं हो रहा। क्या बच्चे, शो नहीं हो रहा? नहीं सर। इसमें पीपीटी में शो नहीं हो रहा? सर मतलब अभी भी क्वेश्चन 6 की अच्छा स्लाइड है। एक मिनट बेटा, मैं शेयर करता हूँ दोबारा से। अब हो गया? नो सर। एक मिनट रुको। अब देखो बच्चे, सर अब शो हो रहा 7th हो रहा है 9th हो गया अब? है। 9th शो हो रहा है। अब देखो अब कौन सा हो रहा है? अब 7th। ठीक है बेटा, रीड करो। हमें ये गिवन है बेटा 8000 केजी, इंजन का मास गिवन था 8000, एक वैगन थी 2000। फोर्स जो लग रहा है
वो है इंजन से 40,000 न्यूटन्स, लेकिन इस फोर्स के ऊपर एक ट्रैक भी फोर्स ऑफर कर रहा है जो कि 5,000 न्यूटन है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 40,000 न्यूटन में से माइनस करोगे 5,000 न्यूटन नेट फोर्स। नेट फोर्स इंजन का फोर्स 40,000 और 5,000 फोर्स अपोजिंग फोर्स। 40,000 में से 5,000 माइनस हो गया, तो नेट फोर्स जो इंजन का बना वो कितना हो गया? 35,000। नेट फोर्स इंजन का कितना हो गया? 35,000। हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालनी है, तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे मास ऑफ ट्रेन। मास ऑफ ट्रेन बन जाएगा 8,000 तो इंजन का है, और 2 इंटू 5,000, नहीं 2 इंटू 2,000, एक बोगी का कितना है, एक वैगन का 2,000, तो ये बन जाएगा 18,000। पूरी ट्रेन का बन गया 18,000। हमें निकाल फोर्स है 35,000 जो हम निकाल चुके एक्सेलरेटिंग फोर्स, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है F इक्वल टू एम में, तो A इक्वल टू एफ बाई एम। F कितना है? 35,000, और M कितना है? 18,000। ठीक है बेटा, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये कर लो 18 दूनी 1.9 के आसपास आ जाएगा। 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। पहले आपने रिटार्डिंग फोर्स ये माइनस कर दिया ना आपने, ये वाला 5,000, नेट फोर्स आ गया, फिर नेट फोर्स का इस्तेमाल कर लिया, टोटल मास ऑफ द ट्रेन हो गया 18,000, और एक्सलेशन निकाल लिया। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ, मास गिवन है 1500 kg। Force between vehicle and road is to be stopped to a negative acceleration। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब अपोजिंग होगा ना, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन 1.7, और वेलोसिटी हो गई 0। वेलोसिटी हो गई 0। क्यों वेलोसिटी मैंने 0 दी है? क्योंकि वो उसको स्टॉप कर रहा है ना। तो हमें फोर्स निकालना यस है, सर। तो फोर्स का मतलब F इक्वल टू एम में, तो ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय -1.7। तो रिटार्डिंग फोर्स हमें निकालना था माइनस, तो ये बन जाएगा -2550 न्यूटन्स। ये आ गया बेटा -2550 न्यूटन्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। चेंज हो गया स्लाइड? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा आंसर है मोमेंटम जो होता है वो m इंटू वी से डिनोट होता है, ये वाला डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे पूछ रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। हमें 200 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है मूवमेंट करने के लिए। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? अगर हमें 2000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 200 न्यूटन ही होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? -200 न्यूटन। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है बेटा? ओके सर। According to the third law of motion, when we push an object, the object pushes the back of on us with an equal and opposite force. If the object is massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that two opposite and equal forces cancel out each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move। वो ये बोल रहा है कि जो लॉजिक उसने दिया है कि तो इक्वल एंड ऑपोजिट मासेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। क्या उस बच्चे ने, उस लड़के ने सही लॉजिक दिया है कि हमारा जो फोर्स है जो हम ट्रक पे लगा रहे हैं, क्या वो कैंसल आउट हो गया है? नहीं बेटा, ये हमारा फोर्स कभी भी कैंसल आउट नहीं होता है। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे, द लॉजिक गिवन बाय द स्टूडेंट इज रॉन्ग। जो लॉजिक वो दे रहा है वो रॉन्ग है, बिकॉज फोर्सेस ऑफ एक्शन
and reaction. Forces of action and reaction act on two different bodies. Two different bodies and never cancel out each other. जो फोर्सेस होती हैं एक्शन और रिएक्शन की, वो एक जगह पे नहीं लगती हैं, वो डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं और वो कभी एक दूसरे को कैंसल नहीं करती हैं। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये आ गया, हमने उसका आंसर दे दिया। इसके बाद आप ये लिख सकते हो कि ट्रक क्यों नहीं मूव किया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द ट्रक डज नॉट मूव the truck does not move because the force applied on it is very small. जो फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉल है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, उसको एक्स्ट्रा करने के लिए। एंड इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हो, एंड इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बैलेंस हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ट्रक, ऑन द ट्रक। मतलब ट्रक के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो उसको वो बैलेंस कर रहा है, उसको वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके बाद आप लिख सकते हो, और एक्सटेंड करना हो तो ज्यादा मार्क का है तो, एज द ट्रक इज मैसिव, भारी है ट्रक, ठीक है, मैसिव वन, इट हैज लार्ज इनर्शिया। आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। Yes, sir. It has large inertia, and to bring it into motion, we require, हमें क्या चाहिए, और ज्यादा हाई फोर्स चाहिए। हम लिख सकते हैं वी रिक्वायर हाई फोर्स, वी रिक्वायर हाई फोर्स, which is not possible for a person, which is not possible for a single person, which is not possible for single person। ठीक है, जो एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो मैंने आंसर ये लिख के आपको दे दिया है, जब आप फ्री हो जाओ, जब आप नोट्स ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना उसमें से। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? Yes, sir. एक आदमी के लिए इतना ज्यादा फोर्स लगाना पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इस साल हमारा आउट ऑफ कोर्स है, शायद आपकी न्यू बुक्स में हो भी ना ये। 13, 14 और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इतना, हाँ 16 से है। अब आप अपनी न्यू बुक में देख लेना बेटा ये कौन सा वाला होगा। मेरे पास ओल्ड बुक है, मैंने उसमें से लिया है। आपकी न्यू बुक में ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा वो आप चेक कर लेना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना गिवन है हमें, पढ़ो, मास कितना गिवन है हमें, 100 100 kg. और स्लाइड चेंज हो गया ना, Yes, sir. 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है वो 6 सेकेंड है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस u बाय t, सीधा लिख सकते हैं इधर ही। तो मास हो गया 100 kg, v आपका है 8 माइनस 5, और टाइम आपका गिवन है 6। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 हो गया, 3/6, 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा ये, है ना, 50, सॉरी 50 गलत बोल गया मैं, 1/2 आपका आ जाएगा 50 न्यूटन्स। तो ये आंसर हो गया बेटा 50 न्यूटन्स।
ओके, क्लियर? yes sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 17 वाले का बेटा आंसर मैं आपको ना क्लिप खींच के भेज दूंगा, अब उसमें से लिख देना। आपको अभी मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा क्लिप टाइप करके। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 में हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास, मास हमें गिवन है 10 kg, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, हाइट गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर्स। टेक इट डाउनवर्ड, तो जी की वैल्यू आपकी हो गई नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जी मतलब एक्सलरेशन होता है, जी मतलब एक्सलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v का स्क्वायर माइनस u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी, जब ऊपर से नीचे कोई चीज फेंकी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ध्यान रखना, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जी की वैल्यू मतलब जी एच ले लो या 2as ले लो, बात एक ही है। ये देखो फॉर्मूला में 2as, एक्सलरेशन है 10, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 0.8, तो v का स्क्वायर हो गया बेटा 0.8 को इससे किया 2 8 द 16, तो v आपका आ जाएगा 4 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड। v आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट लेके 16 का स्क्वायर रूट 4 मीटर पर सेकेंड। okay sir. ठीक है, हमें निकालना था हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब p, p इज मास इनटू वेलोसिटी। अब मास कितना है हमारा? मास गिवन है 10 kg, वेलोसिटी आई है 4, तो आंसर आ गया 40 kg न्यूटन, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड, 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाती है बेटा। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 17, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है अभी? तो सर अभी नहीं है। अभी नहीं है, तो उस क्वेश्चन में ये बोला गया है अख्तर और किरण जो है राइडिंग अ मोटरसाइकिल दैट वाज मूविंग with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than that of the motor car. तो किरण बोल रही है जो इंसेक्ट है उसको ज्यादा मोमेंटम चेंज आया है। अख्तर सेड, बट अख्तर बोल रहा है मोटर कार वाज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी, इट exerted larger force on the इंसेक्ट। तो अख्तर ने बोला कार क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से चल रही है इसलिए वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी इंसेक्ट के ऊपर, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो डेड हो गई, उसकी डाइड हो गया। Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and insects experience the same force. राहुल ने बोला दोनों को सेम फोर्स लगा है, इन जितना फोर्स मोटर कार ने लगाया इंसेक्ट के ऊपर इंसेक्ट ने भी उतना लगाया और उनका मोमेंटम चेंज हो गया। तो इनमें से कौन सही है, और सही है तो उसका क्या कारण है? तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे व्हेन द इंसेक्ट हिट विद विंडस्क्रीन ऑफ अ कार कोलिजन हैड टेकन प्लेस बिटवीन द इंसेक्ट एंड द मोटर कार। In collision, force applied by the insect on car and the force applied by the car on insect are equal in magnitude but opposite in direction. Yes, उनका magnitude तो same होगा लेकिन opposite in direction होगा। If the two forces are action and reaction forces, total momentum of the car and insect system remain constant. तो उस केस में दोनों का total momentum constant रहेगा। Hence, change in the momentum of insect during collision has same magnitude as change in the momentum of the car. तो राहुल इज करेक्ट, तो इस केस में राहुल क्या हो गया? करेक्ट हो गया। एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंगली, चेंज इन मोमेंटम के अकॉर्डिंगली दोनों के ऊपर सेम मोमेंटम में चेंज आएगा, सेम फोर्स अप्लाइड होगा, तो राहुल जो है वो करेक्ट है। The real cause of the death of insect was extremely small mass. लेकिन कार को क्यों नहीं हुआ और इंसेक्ट क्यों मर गया? क्योंकि इंसेक्ट का मास बहुत कम होता है, वो इतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम
मतलब नहीं कर पाया, एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, जिससे उसकी, एक्सपीरियंस नहीं बोलना चाहिए, इफेक्ट ले नहीं पाया उसका चेंज इन मोमेंटम का, तो लार्ज फोर्स उसकी बॉडी के ऊपर लगा, वो सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है बेटा, तो ये 17th वाले का आंसर है आपका, जो 17th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको आप समझ लेना, दोनों में सेम एक्शन और रिएक्शन है, राहुल इज करेक्ट। क्लियर बच्चे? तो इसके साथ आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको क्या बताएंगे, एग्जाम्पलर, इसकी एग्जाम्पलर है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके बच्चे? ओके सर।